हाँ जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट ईयर एचडीपी। आज अपने एक्सटेंशन के कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं वो स्टार्ट करते हैं। तो साथ के साथ एक्सटेंशन यानी कि प्रसार भी पढ़ेंगे और अपने जेनेटिक्स, दो सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करूँगा मैं। दायित्व सौंपा गया है। तो आधे चैप्टर तो आपके एक्सटेंशन के हो गए हैं, दूसरे सर ने करवा दिए, और जो बचे चैप्टर हैं वो अपने करेंगे। तो आज अपने चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 है गौशाला विकास या योजना या कार्यक्रम, कुछ भी आ सकता है। गौशाला विकास योजना कार्यक्रम, गौशाला डेवलपमेंट स्कीम या प्रोग्राम। ठीक है, देखो बच्चों, बात करते हैं अपने एक्सटेंशन प्रसार की। तो प्रसार की जो आपका सब्जेक्ट है उसका मतलब है प्रचार, प्रसार, एक्सटेंशन। एक्स का मतलब होता है फैलाव, टेंशन का मतलब है बाहर की तरफ फैलाव। एक्सटेंशन सब्जेक्ट क्या है आपका? एक्सटेंशन, प्रसार। तो जो हिंदी शब्द इंग्लिश शब्द है एक्स और टेंशन से मिलकर बना है, तो एक्स का मतलब है फैलाव, टेंशन का मतलब बाहर की ओर। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जो अपने पशुपालन के बारे में जितना भी कुछ नॉलेज है, कार्यक्रम है, उसका प्रचार प्रसार करना ही ये इस सब्जेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा इसके अंतर्गत विभाग के ऑफिस के जो कार्यक्रम है या जो आपके जो ग्रेड है, जैसे वीओ है, एसवीओ है, एलएसी है, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल तक है वो है। कुछ इस सब्जेक्ट के अंदर मान लो मेन जो है वो है प्रचार प्रसार। ये आप किस तरह से पशुपालन कार्यक्रम के अंदर प्रचार प्रसार करोगे, क्या क्या साधन अपनाओगे, कौन कौन सी विधि अपनाओगे, क्या क्या आपके पास तरीके होने चाहिए, पूरा सिस्टम बताया। ठीक है, ज़्यादातर थ्योरी है, इसके अंदर थ्योरी है, बुक में दी हुई है। तो वही बाद में तो आपको बताऊंगा, अभी घटना नहीं है, समझना है। समझ के कई बार कुछ बातें होती है जो याद रखनी होती है, पर पक्की है भी ये बात है, ये याद रखनी पड़ेगी ये पॉइंट। बाकी आप अपने माइंड में पढ़े बगैर तो आपको आइडिया नहीं लगेगा। इस बुक को एक दो बार पढ़ोगे तभी तो आपका माइंड इसके बारे में चलेगा, तो रटना नहीं है। अभी बात आ रही है, अपने एक चैप्टर कर रहे हैं गौशाला विकास या योजना कार्यक्रम। ठीक है, शुरुआत करते हैं। राजस्थान में गौवंश की स्थिति, यानी कि राजस्थान के अंदर गाय कितनी है। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रदेश में कुल 1,39,00,000 गाय है। 1,39,00,000 गाय है। तो अब एक बात बताओ, ये जो 1,39,00,000 है, मान लो ये आंकड़ा सही है या थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। अपने जीके के अंदर पढ़ोगे ना आप, तो उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये आंकड़ा तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये याद रखने वाली बात है कि राजस्थान में गौवंश की स्थिति क्या है। तो कितनी है? 1,39,00,000, जहाँ नागौरी, थारपारकर, राठी, कांकरेज, गिर जैसी उत्तम देसी गौवंशीय नस्लें उपलब्ध हैं। देखो बच्चों, आप ये जो फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन हुआ है, जैसे वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जितने भी हो गए, लेकिन आपके लिए तो सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको क्या है, कोई भी सरल से सरल बात है उसको छोड़नी नहीं है, सरल से लेकर कठिन की ओर चलना है। तो जैसे सरल से कठिन का मतलब ये है, ये आप क्या करो, इन नस्लें याद रखो। ये नागौरी भी नस्ल होती है, थारपारकर भी होती है, राठी भी होती है, कांकरेज भी होती है, गिर भी होती है। ठीक है, तो देसी गौवंशीय नस्ल उपलब्ध है। प्रदेश में इस बहुमूल्य गोधन की दुग्ध उत्पादन क्षमता विश्व विख्यात है। यानी कि अपने प्रदेश में क्या है, तो ये गौवंश बताइए, इनमें दुग्ध उत्पादन क्या है, विश्व विख्यात है। ये बात याद रखने वाली थोड़ी, ये कॉमन सेंस है अपना, एक दो बार पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। प्रदेश की प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद, अब ये देखो, प्रतिकूल का मतलब है जो अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के गौवंश द्वारा लंबे समय से देश में रिकॉर्ड दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है। ये एक बढ़िया बात है। कैसे भी, मान लो भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल न होने के बावजूद भी दुग्ध उत्पादन हो रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। अनुकूल प्रतिकूल का मतलब कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी ज़्यादा है, कहीं चारा नहीं है। देखो, चारा नहीं है, अब अपने जैसे गंगानगढ़, मानगढ़ है, 2-4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पानी ठीक है, बाकी तो पानी कम है। या उधर कोटा साइड कर लो, बाकी जो अपने राजस्थान के जिले, आधे से ज़्यादा जिले तो ऐसे हैं जहाँ पानी पीने वाला नहीं है।
तो उस कंडीशन में भी देखो जो पशुपालन है वो दूध उत्पादन हो रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देसी गौमूत्र, अगर इन परिस्थितियों में अपने अगर विदेशी रखे ना तो दूध नहीं देंगे, वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इस कारण ये विश्वविख्यात है अपनी जो नस्लें हैं, देसी नस्लें। देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशुधन में गोवंश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जो अपने देश है, अपने देश और प्रदेश में गोवंश का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इस गोधन का वैज्ञानिक ढंग से संरक्षण व संवर्धन कर उचित दोहन किया जाए तो यह प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की काया पलट कर देगा। देखो आपको पता है बच्चों, जो ये पशुपालन है ये मुख्यतः गांव वाले इस पर निर्भर है। गांव में ये जो दूध उत्पादन है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। क्यों? खेतीबाड़ी के साधन है, पानी है। तो अगर इसमें थोड़ा बहुत संवर्धन या संरक्षण किया जाए तो जो ये ग्रामीण इलाके हैं उनकी काया पलट का मतलब है उनमें आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाए। अब बात करते हैं प्रदेश में गौशालाओं की स्थिति। अब आपको ये भी नॉलेज में होना चाहिए कि जो अपना राजस्थान है इसमें कितनी गौशाला है। तो ये कह रहे हैं 27 गौशाला। 27 का मतलब 2727 गौशाला है। तो ये आंकड़े तो आपको याद करने पड़ेंगे, ये आंकड़े तो याद होने चाहिए। मैं पूछ लूँ गौशाला कितनी है, मैं ये एग्जाम्पल में पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले, तो मोटा मोटा आंकड़ा है, ऊपर नीचे भी हो सकता है 10-20। तो आपको मोटा मोटा आंकड़ा यही है कि 2727 गौशालाएँ अपने प्रदेश के अंदर है, जिनमें से 1891 गौशालाएँ पंजीकृत है। यानी कि इनमें से 27 में से 18 यानी कि 1891 गौशालाएँ जिन तो रिकॉर्ड है उनका, तो जिनमें लगभग 9,46,000 गौवंश आश्रित है। अब आप दिमाग लगाओ भी, अपने जो भारतवर्ष के अंदर है, फिर अपने स्टेट में आए तो अपने राजस्थान के अंदर देखो गौवंश की क्या स्थिति है, कितनी गौवंश है। अभी ऊपर पढ़ के आए थे अपने 1,39,00,000 गौवंश है, जिनमें से गौशालाओं में देखिए कितनी है 9,42,000 जिनमें से पंजीकृत है, जिनके लिए प्रत्येक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की राशि चारा अनुदान के लिए स्वीकृत की जाती है। जो पंजीकृत है और जो गवर्नमेंट के अधीन है, जो जिनसे गवर्नमेंट से फंड मिलता है, तो करोड़ों रुपए की राशि उनको आती है, पर गाय के हिसाब से आती है। तो अपने कहते हैं ये जो गौशाला है वो दे रहा है, वो दे, ठीक है, कोई दान देता है, लेकिन राज्य सरकार भी पूरा सहयोग करती है। लेकिन चक्कर क्या है कि जो बीच में जो अफसर है या कोई भी है नामी, तो उनके जो आजकल तो भ्रष्टाचार है इतना, तब वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता और उनका सार संभाल नहीं पाती। गवर्नमेंट की तरफ से इनको अच्छा फंड मिलता है। तो अभी अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के अंदर 2,727 गौशाला है, जिसमें से 1891 पंजीकृत है और 9,46,000 गौवंश आश्रित है। इनको राज्य सरकार द्वारा फंड दिया जाता है। निदेशालय का गठन। प्रदेश की उन्नत गौवंश नस्लों के संवर्धन व संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 2013-14 की बजट घोषणा में प्रत्यक्ष से गौ सेवा निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी अलग से भी गौ सेवा, जो गौ के गाय है उनके संरक्षण व संवर्धन यानी कि उनके सुधार के लिए कोई कार्यक्रम। राज्य देश क्रमांक FB 13-6 स्कीम 2013-14 53-66 के क्रमांक है। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है भी आप क्रमांक याद करने लग जाओ, नहीं है, ठीक है। दिनांक 10/7/13 के द्वारा गौ सेवा निदेशालय राजस्थान का गठन किया गया। अब ये याद कर सकते हो आप तारीख कि 2013-14 को क्या गौ सेवा निदेशालय की स्थापना की गई, लेकिन वो एग्जैक्ट तारीख क्या है 10/7/2013 को गौ सेवा निदेशालय राजस्थान का गठन किया गया। 22 सितंबर 2013 से गौ सेवा निदेशालय द्वारा विधिवत रूप से राजकीय कार्य प्रारंभ किया गया। ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। कैसे? 10/7 को तो क्या है इसका गठन किया गया, 10 जुलाई 2013 को तो गौ सेवा निदेशालय का गठन किया गया और ये 22 सितंबर को कार्य प्रारंभ कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन आप थोड़ा याद ध्यान में रख सकते हो भी इस टाइम तो गौ सेवा निदेशालय की स्थापना की गई और इस तारीख को इसने कार्य प्रारंभ किया। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक। अब ये जो क्रमांक दिया हुआ है ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको भी, क्रमांक ये तो बताया है भी, इस तरह से प्रक्रिया होती है। 13 मार्च 2014 द्वारा गोपालन विभाग का गठन किया गया। हाँ, तो ये याद कर सकते हो आप, वो तो बात थी 2013 की, ये बात है 2014 की। 13 मार्च 2014 को गोपालन विभाग का गठन किया गया।
अब 2 प्रश्न बन रहे हैं। प्रश्न एक है गौ सेवा निदेशालय सन पूछ रहे तो 2013-14, एग्जैक्ट तारीख पूछे तो 10 जुलाई और कार्य प्रारंभ किया था 22 सितंबर को। अब बात आती है गोपालन विभाग। तो गोपालन विभाग कब किया था? 13 मार्च 2014 को। तो ये थोड़ा आप ध्यान में रख सकते हो। अब बात करते हैं अपने पशुपालन मत्स्य गोपालन विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 19/2/2014 पाठ दिनांक 19 सितंबर 2014 के सचिवालय स्तर पर गठित गोपालन विभाग में एकरूपता की दृष्टि से गौ सेवा निदेशालय राजस्थान का नाम परिवर्तित कर निदेशालय गोपालन राजस्थान कर दिया गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो गौ सेवा निदेशालय का गठन किया गया था अपने 10/7 को, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? निदेशालय गोपालन कर दिया। क्या कर दिया? निदेशालय गोपालन कर दिया। तो ये कब कर दिया? 19 दिसंबर 2014। 19 दिसंबर। अब देखो 3 तारीखें याद रखनी है। 10 जुलाई 2013 को गौ सेवा का स्थापना की गई निदेशालय की, और उसने कार्य प्रारंभ किया 22 सितंबर को 2013 को। अब जो गोपालन विभाग की स्थापना की गई थी अपने 2014 में अक्टूबर में, और वो तारीख मार्च में 13 मार्च 2014 को। और अब जो इसका नाम चेंज कर दिया, किसका? गौ सेवा निदेशालय का नाम कब चेंज कर दिया? दिसंबर 14 में, यानी कि 19 दिसंबर 2014 को इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? निदेशालय गोपालन कर दिया गया। तो ये 3 प्रश्न हैं। बाकी अब तक जो आपने पढ़ा राजस्थान में गाय कितनी है, और वो जो अपने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद दूध उत्पादन दे रही है, ये विश्व विख्यात है। और उसके लिए आपको पता है कॉमन सेंस है, 2-3 बार पढ़ोगे याद रह जाएगा। और उसके बाद में अपने 3 ये अभी तारीखें पढ़ी है, अभी किस में किसका गठन किया गया। गौशाला के बारे में पढ़ा था आपने, कितनी गौशाला है, कितनी पंजीकृत है। अब है गोपालन निदेशालय का परिदृश्य, जिसके क्या क्या काम है। तो ये जो गोपालन निदेशालय है, तो अब ये गोपालन निदेशालय नाम आ गया, तो अब आपके दिमाग में तारीख याद रहनी चाहिए 19 दिसंबर 2014, निदेशालय गोपालन। इसका काम है देसी गौवंश का संरक्षण यानी कि बचाव करना, उसका संवर्धन यानी कि आगे से आगे उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, और वृहद स्तर पर नस्ल सुधार कार्य करना, ये इसका काम है। नेक्स्ट है गौशालाओं व चारागाहों की भूमि पर अन्य विभागों के सहयोग से वृहद स्तर पर चारा वृक्षों का वृक्षारोपण कर अधिक चारा उत्पादन करना। क्या करना? जो अपने गौशालों है, गौशालों के उनके लिए चारागाहों का प्रबंध किया गया है, तो वो क्या किसी के साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा चारा उत्पादन करने के लिए कार्य करता है। कौन सा? गोपालन निदेशालय विभाग। आगे कह रहा है ये नवीनतम तकनीक द्वारा गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रोत्साहित करना है, राज्य की सहायता उपलब्ध करना, यानी कोई नई टेक्निक के द्वारा गौशालाओं को डेवलपमेंट करना या आगे से आगे उनको बढ़ाना। आगे गौवंश तस्करी के प्रभाव नियंत्रण हेतु आवश्यक वैधानिक नियम तैयार कर कठोरतापूर्ण पालन करना, यानी कि आजकल आप देख रहे हो गायों की कितनी तस्करी हो रही है, तो इसके लिए सख्त कानून बनाना। नेक्स्ट है गायों व गो उत्पादकों के विपणन की व्यवस्था व सूचना तंत्र विकसित करना। नेक्स्ट है गौशाला अधिनियम 1960 के अंतर्गत गौशालाओं का पंजीकरण कर विभाग द्वारा अनुदान का लाभ देने को प्रोत्साहित करना। ये कह रहे हैं जो अधिनियम है 1960, उसके अंतर्गत क्या है कि ज़्यादा जो गौशाला है उनको पंजीकृत करवाना और उनके लिए अनुदान की व्यवस्था करवाना। तो ये 5-4 कार्य ये कौन करता है? निदेशालय गोपालन, गोपालन निदेशालय। अब अपने बात करते हैं गोपालन निदेशालय का उद्देश्य। वो तो थे कार्य, अब है उद्देश्य। देसी गौवंश का संरक्षण, संवर्धन, वृहद स्तर पर नस्ल सुधार कार्य करना। ये बात वही आ गई। गौशाला चारों की भूमि पर अन्य विभागों की सेम आ गई। ये सेम बात इसने दोबारा रिपीट कर दी। ये उद्देश्य और ये क्या है इसके अपने परिदृश्य या कार्य। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो पढ़ा था गोपालन निदेशालय के परिदृश्य यानी कि कार्य या उद्देश्य। 4-5 कार्य आप एक आधी बार पढ़ोगे, उसके बाद में आपके दिमाग में रहने लग जाएंगे, कॉमन सेंस से बात बन जाएगी। अब अपने बात करते हैं राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन नीति। राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन नीति। देखो बच्चों, अपने प्रसार पिछली बार मैं पढ़ाता था ऑफलाइन कॉलेज में, तो बच्चे कह रहे थे सर बोर है। मैं मानता हूँ, लेकिन इसको बोर ही बनाने वाले आप हो,
और इंटरेस्टिंग बनाने वाले भी आप हो। देखो फर्स्ट टाइम आप पढ़ोगे कोई चीज़ आपको थोड़ी हार्ड महसूस होगी और एक्सटेंशन तो और ज़्यादा होगी, क्यों? क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है। लेकिन आप हिम्मत करके एक बार इसको पढ़ना, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, और ऐसे करते करते तीसरी बार पढ़ोगे तो आपको ये बिल्कुल सरल लगने लग जाएगी। इसमें रटने वाली तो बहुत ही कम बात है, ज़्यादा बस याद ही वो दोहराने वाली बात है, कॉमन सेंस में आपके आ जाएगा। राजस्थान गौ संरक्षण है संवर्धन निधि, गोपालन विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना भी, अधिसूचना ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अब क्या करें, 21 नवंबर 2016 के द्वारा राजस्थान सरकार एत द्वारा गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राजस्थान गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि का गठन किया गया। अब देखो राजस्थान गो संवर्धन व संरक्षण निधि की स्थापना तो ये अपने इम्पोर्टेंट है 21 नवंबर 2016 को की गई। अब ये प्रश्न आप बनते हैं सारे के सारे जब आएंगे परीक्षा में, आपके कंपटीशन में यहाँ तो नॉर्मल आ जाएंगे, जो आपका एलएसए का मेन एग्जाम दोगे जब कभी कंपटीशन में बैठोगे तो वहाँ तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत विभाग है। तो आपको अपनी हैबिट आपको इस तरह से बना लेनी है कि बोर वाला ऐसा ना है कि मुझे बोर महसूस है, मेरे याद नहीं हो रहा, मैं याद कैसे करूँ। तो फिर आगे आपको एलएसए की जब तैयारी करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आप इन 2 सालों में ऐसा अपना व्यवहार बना लो, ऐसा अपना माइंड सेट कर लो ताकि जब आप एलएसए के एग्ज़ाम से पहले जब तैयारी करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस के साथ आप 10 से 15-18 घंटे में पढ़ सकोगे। लेकिन ये 2 साल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इन 2 सालों में अगर आपने सीटिंग नहीं बनाई, पढ़ने की आदत नहीं डाली, तो मैं आपको कह रहा हूँ चाहे कितनी सीटें आ जाए सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर मान लो आपकी तैयारी इन 2 सालों में आप अपने माइंड को सेट करते हो, रेगुलर कॉलेज आते हो, रेगुलर क्लास लगाते हो, घर पे 4-5 घंटे पढ़ते हो, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर सीटें कम से कम आएगी तो आपको तो 1 सीट चाहिए और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से बोर वाला काम नहीं करना। तो अभी अपने पढ़ रहे हैं, याद करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। तारीखें वगैरह याद तो आपको करनी पड़ेगी। अब ये कह रहे हैं राजस्थान गौ संरक्षण संवर्धन जो निधि की स्थापना कब हुई, तो 21 नवंबर 2016 को, ठीक है। संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, निधि के संचालन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। ये निधि के संक्षिप्त नाम व प्रारंभ, ये नियम राजस्थान संरक्षण गौ संरक्षण संवर्धन नियम 2016 कहलाएंगे। ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवर्तित होंगे, ठीक है। परिभाषाएं, इन नियमों में जब संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निधि से क्या आशय है ये बता रहा है, निधि से क्या आशय है। इन नियमों के अधीन गठित राजस्थान गौ संरक्षण संवर्धन निधि है। तो ये चीज़ें आपको सारी पता है, इतनी ज़्यादा नहीं सोचनी आपको, बस याद रखना है कि एक राजस्थान गौ संवर्धन संरक्षण निधि जो 2016 में बनी थी 21 नवंबर को। अब आपको उसके काम है वो बेसिक रनिंग में थोड़ा सा देख लेना। अब राजस्थान सरकार से राजस्थान सरकार ये कह रहे हैं निधि का क्या मतलब है। निधि का मतलब है कि गौ संरक्षण संवर्धन के लिए काम करना। और राज्य सरकार, अब तो राज्य सरकार का क्या है, राज्य सरकार का आशय तो राजस्थान सरकार है। गौशाला नंदीशाला से आशय है राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवर्तन विधि के अधीन पंजीकृत गौशालाओं का जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा अनुमोदित एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा गौशाला नंदीशाला का संचालन किया जा रहा है। अब एक बात कहूँगा आपको, इतनी बात मैंने पढ़ी है, आप कह रहे हैं ये तो हम बुक में ही पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इतनी बात पढ़ी है, पढ़ ली मैंने, लेकिन मैंने निचोड़ निकाल लिया। इतनी बात में क्या निचोड़ है, इतनी बात में निचोड़ ये निकला कि जो एक्ट है अधिनियम है 1960 और 58 उसके तहत क्या है कि राज्य सरकार क्या करती है, नंदीशाला और गौशाला खोलने की अनुमति देती है। बस जहाँ पर क्या रखा जाता है, गौशाला में गायों को रखा जाता है, नंदीशाला में जो नर बैल है उनको रखा जाता है, या जो सांड कुछ भी करो। तो बस अब इतनी बात पढ़ी जरूर है, लेकिन इसको मेन निचोड़ निकल गया, इसमें मेन बात क्या आई निकल गई। कांजी हाउस ये नई चीज़ है, देख लो। गौशाला को आपको पता है कि गौशाला में किसको रखा जाता है, गायों को रखा जाता है। राज्य सरकार का आपको पता मतलब है राजस्थान सरकार। निधि का मतलब है आपको कि एक गठित संस्था जो किसके लिए कार्य करेगी, राजस्थान गौ संवर्धन संरक्षण के लिए। तब अपने बात करते हैं कांजी हाउस से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, ये आपको याद करना है।
वो तो था गौशाला अधिनियम के अंतर्गत। ये है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 तथा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत स्थापित है, संचालित कांजी हाउस से। यह है पशुओं से, लेकिन ये किसके द्वारा संचालित है? नगरपालिका एक्ट क्या है इसका 2009, पंचायती राज अधिनियम 1994 के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आपको हटके है तो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष से। वित्तीय वर्ष आपको पता है कब से चालू होता है? 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च का जो समय होता है वित्तीय वर्ष कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। देखो अंग्रेजी महीने हैं जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, हिंदी महीने चैत्र से लेकर चैत्र विशाख जेठ साठ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौ माह फाल्गुन, ये हिंदी महीने हैं, वो इंग्लिश महीने हैं। उसी तरह वित्तीय वर्ष कहते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। वित्त विभाग से आज से राजस्थान के वित्त विभाग से, वित्त विभाग से आज से क्या राजस्थान का विभाग है जो वित्तीय जो कार्यों को देखता है। सलाहकार समिति से ऐसे है, अब आपको पता है सलाहकार का मतलब है जो सलाह देगा, तो इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं। आरक्षित कोष से ऐसे है 10 में गठित आरक्षित कोष से है। आरक्षित कोष का मतलब है कि किसको किस तरह का आरक्षण दिया जा रहा है या देना है, क्या इसके नियम है। तो ये तो थी बेसिक टर्म थी, ठीक है, एक बार देख ली पढ़ ली, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है निधि के गठन के उद्देश्य भी, यानी कि ये जो निधि कौन सी राजस्थान गो संरक्षण संवर्धन निधि का जो गठित की है उसके उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो उसके उद्देश्य देखो क्या है, निधि के उद्देश्य गोवंश संरक्षण संवर्धन हेतु पालन पोषण विकास कार्यों योजनाओं में सहयोग करना, गायों को पालन पोषण करना और उनके विकास कार्य योजनाओं में सहयोग करना। नेक्स्ट है गोवंश संरक्षण संवर्धन के लिए प्रदेश की गौशालाओं में कांजी हाउस में स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों का निर्माण तथा उत्पादन इकाइयां योजनाओं हेतु सहयोग देना। गौशालाओं में कांजी हाउस में आवासित गोवंश के संरक्षण संवर्धन हेतु आर्थिक सहयोग देना। अब ये तो कोई समझने वाली बात तो इनमें है नहीं, थोड़ा बहुत देख लेना भी इनके काम क्या है, आपके याद हो जाएंगे। अब है निधि के आय के स्रोत। अब जो ये निधि है कौन सी, 21 नवंबर 2016 को जो गठित की गई थी राजस्थान गौ संरक्षण संवर्धन निधि, इसके उद्देश्य अपने पढ़ लिए। अब ये कह रहे हैं आय के स्रोत भी, जो ये निधि है इसके आय के क्या क्या स्रोत है। तो ये देखो राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 3 ख के तहत स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से प्राप्त राशि, जो स्टाम्प ड्यूटी पर जो अधिभार राशि है वो इनकी इनकम है, इनकी निधि की। निधि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और अन्य सरकारी गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त राशि। अब कई मान लो राजस्थान सरकार भी गौशालाओं को फंड देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, कई मान लो अपने जो समिति है वो फंड देती है। तो ये जो जो मिलती है इनको प्राप्त राशि, ये इनकी इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति, जैसे आप भी दे सकते हो गौशालाओं में, तो वो आपका नाम होगा किसी व्यक्ति, औद्योगिक धर्मार्थ संस्था से गौ संरक्षण संवर्धन योजना के तहत प्राप्त राशि, निधि के उद्देश्यों के लिए अन्य स्रोत से प्राप्त राशि। अब ये पूछ सकता है, अब इसमें 3-4 बातों में लेने के बाद ये आई है कि जो गौशाला के संरक्षण संवर्धन निधि का जो निर्माण है उसकी आय कहाँ से आएगी। तो आपसे पूछे भी उनको पैसा कौन देगा, तो आपका आंसर ये होगा कि उनको पैसा देगा गवर्नमेंट सरकार, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ सरकारी जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं, कोई व्यक्ति है, कोई औद्योगिक इकाई है, या कोई जो अपने सामाजिक कार्य करता है, या कोई धर्मार्थ कोई ऐसी संस्था बनी है जो गौशाला को राशि देती है। अब ये था निधि के आय के स्रोत, गठन के उद्देश्य, ये अपने पढ़ लिए थे। निधि का प्रबंधन है संचालन, निधि का प्रबंधन है संचालन, निधि का प्रबंधन है संचालन राजस्थान का गोपालन विभाग करेगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे पहले अपने पढ़ा था गौ सेवा, उसके बाद में अपने गोपालन विभाग, फिर गोपालन निदेशालय, इस तरह से उसके बाद में गौ संरक्षण संवर्धन, इस तरह से अपने पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो जो अपने ये कह रहे हैं ये जो निधि का प्रबंधन और संचालन कौन करेगा, तो कौन करेगा, गोपालन विभाग करेगा, ठीक है। तो आज अपने इतना ही, बाकी अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।